Hello viewers, I am Dr. Pratibha Chibbar, working as a principal in Vidyapeeth College, situated in Durg district of छत्तीसगढ़। आज हमारी चर्चा का विषय है कक्षा संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा संप्रेषण की। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान, तथ्यों आदि का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। जब यही संप्रेषण कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत होता है तो उसे कक्षा संप्रेषण कहते हैं। और ये कक्षा संप्रेषण में जो संप्रेषण करता है वो शिक्षक है और छात्र जो हैं वह संदेश प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक द्वारा जो अधिगम सामग्री छात्रों को प्रदान की जाती है वह संदेश कहलाती है। छात्र इस अधिगम सामग्री को भली भांति समझते हैं और उसके संदर्भ में अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। तो कक्षा संप्रेषण में ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु कई बार कक्षा संप्रेषण में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है। पहली है भौतिक बाधाएं, इसके बाद है भाषा संबंधी बाधाएं, फिर है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसके उपरांत है संगठनात्मक बाधाएं और अंत में है अन्य बाधाएं। अब इन बाधाओं को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले है भौतिक बाधाएं। ये जो बाधाएं होती हैं ये विद्यालय के आसपास या कक्षा के अंदर जनित होती हैं। जैसे सबसे पहला है वातावरण। वातावरण में है तापमान और मौसम। यदि तापमान बहुत अधिक गर्म है या बहुत अधिक ठंडा है या मौसम उमस भरा है तो ऐसी स्थिति में संप्रेषणकर्ता और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों को ही परेशानी होगी और इससे संप्रेषण प्रभावित हो सकता है, परंतु इस पर शिक्षक का कोई नियंत्रण होता नहीं है, परंतु यह प्रभावित करता है संप्रेषण को। इसके बाद है शोर। ये जो शोर है ये एक ऐसी बाधा है जिसको पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे कम किया जा सकता है। तो जो जैसे कि देखा गया है कि कक्षा में छात्र बहुत शोर कर रहे हैं, उससे भी ये जनित हो सकता है, या फिर कक्षा में कोई पंखा है जो शोर करता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि ऐसा शोर न हो, वो छात्रों को अनुशासित रहने को कह सकते हैं। परंतु विद्यालय यदि किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आसपास कोई उद्योग है या फिर कोई पुल है जिस पर से माल गाड़ियाँ गुजरती हैं या फिर बहुत भारी वाहन आसपास गुजरते हैं जिससे शोर उत्पन्न होता है, तो ये एक समस्या पैदा कर सकता है जिससे संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा। इसके उपरांत है दूरी। ये जो दूरी है वह शिक्षक और छात्रों के मध्य की दूरी है। शिक्षक जब अध्यापन कार्य करें तो वो इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्रों के बहुत नज़दीक खड़े होकर ना पढ़ाएं या फिर छात्रों से बहुत दूर खड़े होकर ना पढ़ाएं। यानी शिक्षक और छात्रों के बीच की जो दूरी होती है संप्रेषण के दौरान वो बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए, ना अधिक उन्हें दूर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए और ना ही अधिक नज़दीक खड़े होकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। इसके बाद है स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य जो है शिक्षक का भी हो सकता है या छात्रों का भी हो सकता है। यदि शिक्षक का या छात्रों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा, संप्रेषण जो है सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षक को यदि बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, वो बार बार छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि वो कथन करेंगे तो वो बाधित होगा बार बार, जिसके कारण संप्रेषण जो है सफल नहीं हो पाएगा। वैसे ही यदि छात्रों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो जो संदेश शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है यानी अधिगम सामग्री जो छात्रों तक पहुंचाई जा रही है वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे और उसके संदर्भ में अनुक्रिया भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है बैठक व्यवस्था। छात्रों की बैठक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें बैठने में कक्षा में बैठने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सुविधापूर्वक बैठें जिससे कि उनका जो ध्यान है बार बार ना भटके। और शिक्षक तो खड़े होकर ही पढ़ाते हैं और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र सुविधापूर्वक बैठे हों। इसके बाद है समय। समय पर भी शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि विद्यालय के संचालन का जो समय है वो निश्चित होता है। या तो विद्यालय प्रातःकाल लगेंगे या फिर दिन के समय में लगेंगे, परंतु ऐसा अक्सर देखा गया है कि किसी ऐसे समय में कक्षा ली जाती है जैसे कि अंतिम कालखंड है, तो छात्रों को पता है कि कुछ ही देर में घंटी लग जाएगी और वो घर चले जाएंगे। तो यदि छुट्टी होने वाली है तो छात्रों के मन में ये बात बैठ जाती है कि थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तो उनका जो मन है वो भटकता है कि घर जाएंगे, और इसके कारण
उनका जो ध्यान है विषय वस्तु पर से हट जाता है, जिसके कारण संप्रेषण प्रभावित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली है भाषा संबंधी बाधाएं। ये जो भाषा शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है अध्यापन कार्य के दौरान, ये उसके संबंध में है। तो सबसे पहले है पुस्तकीय भाषा। सभी को पता है कि शिक्षक पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, पुस्तक का सहारा लेते हैं, और जो पुस्तक में विषय वस्तु दी होती है उसे शिक्षक को भली भांति छात्रों को समझानी भी पड़ती है। परंतु यदि शिक्षक खुद ही उस पुस्तकीय भाषा को बोलचाल में ले आए तो ऐसी अवस्था में छात्र जो है वो अधिगम सामग्री को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वो सरल और स्पष्ट भाषा को प्रयोग करे अध्यापन कार्य के दौरान। इसके बाद है बोलने की गति। शिक्षक की जो बोलने की गति है उससे भी संप्रेषण के प्रभावित होने की संभावना है। शिक्षक को चाहिए कि वह अधिक तेज गति से या अधिक धीमी गति से ना बोले। गति बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए, जिससे छात्र जो है शिक्षक के कथन को आराम से सुन पाए और समझ भी पाए। अगला है शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। शिक्षक जिस भाषा के माध्यम से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के पास उस भाषा के संबंध में शब्द का ज्ञान होना चाहिए। सारे शब्द जो प्रयुक्त होंगे उनका ज्ञान होना चाहिए, और जो भाषा संबंधी व्याकरण है उसका ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। यानी जो शिक्षक कथन कर रहा है उसमें व्याकरण संबंधी किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है उच्चारण। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जो शब्द वो उच्चारित कर रहे हैं उनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो शब्द जिस प्रकार से उच्चारित होता है वो वैसे ही उच्चारित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो छात्र समझ नहीं पाएंगे कि शिक्षक क्या कहना चाहते हैं। तो उच्चारण जो है वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इससे संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा और सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं दुर्लभ संकेतों का प्रयोग। यदि शिक्षक कुछ ऐसे संकेतों को प्रयोग में लेके आते हैं अध्यापन कार्य के दौरान जो बहुत ही दुर्लभ है, जिसका ज्ञान सिर्फ शिक्षक के पास है और छात्र उसे नहीं जानते, ऐसी अवस्था में भी संप्रेषण के प्रभावित होने की संभावना होती है। शिक्षक को चाहिए कि वो सभी संकेतों को छात्र को स्पष्ट कर दे और उन्हें बता दे कि वो ऐसे संकेत जो अध्यापन कार्य के दौरान आएंगे वो उन्हें नोट डाउन कर लें और अच्छे से भली भांति समझ लें कि वो संकेत क्या है, नहीं तो उन्हें जो अधिगम सामग्री है वो समझ में नहीं आएगी। इसके बाद है आवाज का उतार चढ़ाव। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जो उसकी आवाज है उसमें बहुत अधिक या बहुत कम उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। यानी अधिक उतार चढ़ाव होना भी सही नहीं है या कम उतार चढ़ाव भी सही नहीं है। तो आवाज का उतार चढ़ाव जो है वो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने वाला एक घटक है। तो शिक्षक को चाहिए कि संप्रेषण प्रभावशाली बने, इसके लिए उनकी जो आवाज का उतार चढ़ाव है वो मध्यम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ये जो बाधाएं हैं ये मन के द्वारा जनित हैं। ये बाधाएं शिक्षक के संदर्भ में भी हो सकती है, छात्र के संदर्भ में भी हो सकती हैं। सबसे पहले है रुचि। यदि शिक्षक को जो विषय वो पढ़ा रहे हैं या छात्रों को जो विषय वो पढ़ रहे हैं, यदि दोनों के ही अंदर रुचि की कमी होगी तो संप्रेषण जो है वो बिल्कुल असफल हो जाएगा, वो प्रभावशाली कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि शिक्षक यदि रुचि नहीं लेंगे तो उनके कथन उतने प्रभावशाली नहीं होंगे, वो मन से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि। और वैसे ही छात्र जो है यदि वो रुचि नहीं लेंगे तो वो संदेश प्राप्त करना ही नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वो सबसे पहले तो जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वो रुचि अपने अंदर ही रुचि लेके आए और छात्रों में भी रुचि का विकास करें कि जो विषय वो पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर बने। अगला है अवधान। सभी जानते हैं कि छात्रों का जो मन है वो बहुत चंचल होता है, उनमें ध्यान केंद्रण की कमी होती है। तो अवधान जो है वो संप्रेषण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि छात्र जो है वो यदि संदेश प्राप्त करेंगे ही नहीं तो संप्रेषण कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को क्रियाशील बना के रखें, जिससे छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर ही केंद्रित रहे। अगला है दीवा स्वप्न। ये छात्रों के संदर्भ में होता है। दीवा स्वप्न का अर्थ होता है दिन में खुली आंख से देखा गया सपना। कई बार कुछ ऐसे उदाहरण शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं जिसके कारण छात्र दीवा स्वप्न की तरफ चले जाते हैं, या फिर कोई तथ्य शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है जिससे छात्र उसकी तरफ दीवा स्वप्न में की अवस्था में चला जाता है। तो शिक्षक को चाहिए कि इस समस्या का समाधान छात्रों को क्रियाशील रहकर करवाया जा सकता है, और शिक्षक को चाहिए कि बीच बीच में प्रश्न वगैरह करते रहें और छात्रों को कुछ क्रियाएं करवाते रहें, जिससे कि छात्र जो है दीवा स्वप्न में नहीं जाएंगे। उदाहरण दें, उसके बाद छात्रों से अनुक्रिया भी व्यक्त करवाएं, तो इससे ये समस्या समाप्त हो जाएगी।
अगला है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो है या तो सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। यहाँ पर हम नकारात्मक अभिवृत्ति की बात करेंगे, क्योंकि नकारात्मक अभिवृत्ति जो होती है वो संप्रेषण को बहुत ही नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। जैसे कि यदि शिक्षक या फिर छात्र दोनों की ही एक दूसरे के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति है, तो ऐसी अवस्था में संप्रेषण कभी भी सफल नहीं होगा। यदि शिक्षक ने पहले ही सोच लिया कि ये कक्षा के जो छात्र हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मुझे इनको अधिगम नहीं करवाना है, मुझे यहाँ अध्यापन कार्य करना ही नहीं है, या ठीक है मैं इन्हें ऐसा पढ़ाऊंगा जो ठीक ठाक होगा, मैं इनके ऊपर बहुत मेहनत नहीं कर सकता, तो ऐसी अवस्था में, या फिर छात्र यदि सोचे कि ये शिक्षक, ये जो विषय के शिक्षक है, हमें इनसे पढ़ना ही नहीं है, ऐसी दोनों ही अवस्थाओं में संप्रेषण प्रभावित होगा। तो शिक्षक को चाहिए वो किसी प्रकार की अभिवृत्ति अपने मन में उत्पन्न ना करे। शिक्षक को कभी भी छात्रों के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, और यदि उसे ये लग रहा है कि छात्रों में नकारात्मक सोच है, तो शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि छात्रों की वो सोच बदल सकें और उन्हें समझाएं कि यदि वो उन्हें डांटते हैं तो उनके भले के लिए ही डांटते हैं, जिससे कि उनकी सोच जो है सामान्य हो जाएगी और उनकी अभिवृत्ति जो है नकारात्मक से सकारात्मक की ओर अग्रसर रहेगी। अगला है समझने की शक्ति। शिक्षक को समझना चाहिए कि छात्रों की जो समझने की शक्ति है वो कितनी है, यानी छात्रों का जो समझने का स्तर है वो कितना है। इससे संप्रेषण प्रभावशाली बनेगा। यदि शिक्षक ऐसी सरल भाषा को प्रयोग में लेके आए जो छात्रों को समझ में आए, उनके समझने के स्तर की हो, तो संप्रेषण के प्रभावशाली होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला है ज्ञान। यह शिक्षक के संदर्भ में ज्यादा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि छात्रों के पास ज्ञान की कमी होती है, इसलिए विद्यालय में ज्ञानोपार्जन के लिए आते हैं। परंतु यदि जिस विषय को शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, यदि उसके संदर्भ में शिक्षक के पास ज्ञान ही नहीं है, तो संप्रेषण कभी भी सफल नहीं होगा और ना ही प्रभावशाली होगा। तो जो भी विषय शिक्षक को पढ़ाना है उसकी अच्छे से तैयारी शिक्षक को करनी चाहिए, और उसके जो कथन है वो प्रभावशाली होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संगठनात्मक बाधाएं। ये संगठनात्मक बाधाएं जो हैं ये संप्रेषण के संगठन के दौरान होती हैं, या विद्यालय के संगठन में भी ये बाधाएं हो सकती हैं। जैसे पहला है नियम एवं अनुशासन। यदि किसी विद्यालय के या किसी शिक्षक के द्वारा जो निर्मित नियम है या फिर उनका जो अनुशासन है वो बहुत अधिक कठोर है या फिर बहुत अधिक लचीला है, दोनों ही अवस्थाओं में संप्रेषण प्रभावित हो सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों में स्व अनुशासन का विकास करे, जिससे छात्र अनुशासित रहेंगे और उनके जो संप्रेषण है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगला है मीडिया का चयन। शिक्षक को चाहिए कि जो मीडिया का चयन शिक्षक कर रहे हैं संप्रेषण के लिए वो बिल्कुल उचित होना चाहिए। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है तो प्रोजेक्टर, माइक और स्पीकर की व्यवस्था करवाएं, जिससे कि संप्रेषण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। शिक्षक को चाहिए कि वह इस बात को भली भांति समझे कि कोई भी दो छात्र एक समान नहीं हो सकते, यानी उनकी जो सीखने की गति है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषण के दौरान बहुत सावधानी बरते, और इस बात को यदि वो समझ ले कि कोई भी दो छात्र शिक्षा ग्रहण करने में समान रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इसमें समस्या नहीं उत्पन्न होगी। शिक्षक को चाहिए कि वह सभी छात्रों के प्रति समान भाव रखे, क्योंकि सभी के सीखने की गति एक समान नहीं होगी, इससे संप्रेषण प्रभावित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य बाधाएं। अन्य बाधाएं जो हैं इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अत्यधिक सलाहें। यदि शिक्षक संप्रेषण के दौरान छात्रों को बहुत अधिक सलाहें देते हैं तो ऐसे में भी संप्रेषण प्रभावित होगा। अत्यधिक आलोचनाएं। अधिगम कार्य जब हो रहा है कक्षा में, यदि शिक्षक छात्रों की बहुत ज्यादा आलोचना करे तो भी संप्रेषण प्रभावित बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि छात्रों का जो मन है वो बहुत दुखी हो जाएगा आलोचनाएं सुन के, और फिर संदेश प्राप्त करने के बजाय उनका जो मन है वो व्यथित होने लगेगा, तो संप्रेषण यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। इसके बाद है अत्यधिक प्रशंसा। यदि शिक्षक संप्रेषण के दौरान बहुत अधिक प्रशंसा करता है किसी छात्र की, तो भी संप्रेषण प्रभावित हो सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि ये जो पहले 3 बिंदु हैं कि छात्रों को बहुत अधिक सलाहें ना दे, उनकी बहुत ज्यादा अधिक आलोचना ना करे, बहुत अधिक प्रशंसा ना करे। जब छात्रों के द्वारा कोई गलती होती है तो वो उन्हें डांट सकता है, लेकिन वो उसी समय डांटना चाहिए, बार बार एक ही बात को लेकर छात्रों को नहीं डांटना चाहिए। यदि किसी छात्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है
तो शिक्षक उनको मोटिवेट करने के लिए तुरंत उनकी प्रशंसा करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बार बार एक ही बात की प्रशंसा करना, इससे बाकी छात्र जो हैं वो एक अलग प्रकार की धारणा बना लेंगे उस शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर ये जो 3 बिंदु हैं, शिक्षकों को इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। अगला है अत्यधिक प्रश्न पूछना। वैसे तो प्रश्न पूछना बहुत अधिक जरूरी है। अध्यापन कार्य में शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो छात्र को क्रियाशील रखें, जिसके लिए उन्हें प्रश्न पूछने ही होते हैं। परंतु यदि शिक्षक पढ़ाता कम है लेकिन प्रश्न ज्यादा पूछता है, इससे संप्रेषण बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। तो शिक्षक को केवल उतने ही प्रश्न पूछने चाहिए जितने जरूरी हैं, बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अगला है अत्यधिक बहस करना। यदि शिक्षक छात्रों से या छात्र शिक्षक से बहुत बहस करते हैं तो ऐसी अवस्था में भी संप्रेषण जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो विषय वस्तु है उस पर से ध्यान हट गया है और सब बहस में लग गए हैं, तो बहस नहीं होनी चाहिए। अगला है अचानक से वार्तालाप का विषय बदलना। यदि शिक्षक को ऐसी आदत है कि वो अधिगम कार्य करवाते करवाते विषय ही बदल देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोशिका पढ़ा रहे हैं और कोशिका को के बारे में समझाते हुए वो आगरा के ताजमहल तक पहुंच जाते हैं, तो छात्र यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे कि कोशिका का और आगरा के ताजमहल का क्या संबंध है। तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं उस विषय को ना बदलें, इससे ये समस्या जो है उत्पन्न नहीं होगी। अगला है नाम देना। शिक्षक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि किसी भी छात्र को किसी अन्य नाम से ना बुलाए, जो छात्रों का नाम है केवल उसी नाम से बुलाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षक को कोई अधिकार नहीं है कि वो छात्रों को कोई अन्य नाम दे। जैसे उदाहरण के लिए कोई छात्र जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, उच्च श्रेणी का है। लेकिन यदि वो हर बार कक्षा में जब भी आते हैं पढ़ाने के लिए तो वो छात्र को जीनियस के नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे में बाकी जो छात्र हैं उनके मन में एक अलग ही प्रकार की धारणा उत्पन्न होगी, तो वो संप्रेषण को प्रभावित कर सकती है कि वो ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारे शिक्षक हैं ये तो केवल उसी छात्र के संदर्भ में ही सोचते हैं, हमारे तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे में जो शिक्षक अधिगम कार्य करवा रहे हैं कक्षा में, तो वो प्रभावित हो जाएगा, जिससे संप्रेषण कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगला है आदेश देना। यदि शिक्षक बहुत अधिक आदेश देते हैं, बार बार आदेश देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संप्रेषण के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है धमकाना या डराना। यदि अधिगम कार्य के दौरान अध्यापन करते हुए शिक्षक विषय वस्तु को समझाते हुए ही बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कुछ छात्र हैं वो बहस कर रहे हैं और शिक्षक जो है उनको वो डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वो इस प्रकार के कोई भी कृत्य ना करे जिससे छात्रों के मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि इससे सिर्फ उसी कक्षा में ही नहीं, आने वाली जो अन्य कक्षाएं भी वो शिक्षक लेंगे उससे भी वो प्रभावित हो जाएंगी और संप्रेषण कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।